महाराष्ट्र की राजनीति में सत्ता परिवर्तन के बाद सवाल है उद्धव की वापसी का कि उद्धव ठाकरे की वापसी कैसे होती है। क्या कोई बड़ा चमत्कार होता नजर आएगा? क्या शरद पवार कोई ऐसा फैसला लेंगे जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे की वापसी होगी? लगातार यही आरोप लगाए गए शिंदे गुट के द्वारा। सबसे ज्यादा गंभीर आरोप यही थे कि बाला साहब के विचारों को कहीं ना कहीं छोड़ते नजर आए थे उद्धव ठाकरे और शरद पवार के विचारों को अपनाते नजर आए थे, जिसकी वजह से राजनीति में वो आगे तो बढ़ रहे थे लेकिन सिर्फ और सिर्फ एनसीपी के कहने पर और एनसीपी के फायदे से। लेकिन इस बीच आपको कुछ बड़ी जानकारी बता दें कि किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में धोखेबाजी, गद्दारी, देशद्रोही जैसे कई सारे शब्दों का इस्तेमाल देखने को मिला जब बगावत हो रही थी। लेकिन असली धोखेबाजी पर उद्धव ठाकरे ने खुलासा करते हुए ये कहा था कि यही वो नेता थे जो हम बीजेपी के साथ जब हम जुड़े हुए थे तब उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी हमें दबाने की कोशिश कर रही है, बीजेपी बड़े फैसले लेती है और आप नहीं। लेकिन फिर उसके बाद जब महाविकास अघाड़ी सरकार आई तो उन्होंने ये खुलासा किया कि एनसीपी बड़े फैसले ले रही है और आप नहीं। मतलब जो गुट था उद्धव ठाकरे का वो कभी भी शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे के फैसले से सहमत हुआ ही नहीं। जब तक वो बीजेपी में थे तब तक वो ये कहता था गुट कि बीजेपी के नेतृत्व में आप काम कर रहे हो, अब भी आपका कोई खुद का नेतृत्व नहीं है और हमको कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर कमजोर कर रही है बीजेपी, जो आंकड़ों में भी नजर आ रहा था चुनावी नतीजे के। यही आरोप उन्होंने शरद पवार पर भी लगाए थे कि शरद पवार अपनी पार्टी संग मिलकर उद्धव को नीचा दिखा रहे हैं, करोड़ों के फंड अपने नाम पर ट्रांसफर कर रहे हैं, आपको धोखेबाजी कर रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे ने असली धोखेबाज तो शिंदे गुट को बताया था, लेकिन कभी वो अच्छे बयान देते थे, कभी वो बहुत तीखे बयान देते थे। इससे साफ पता चल रहा था कि वो शिंदे गुट के सामने बेबस तो हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि शिंदे गुट वापस आ जाए, लेकिन हकीकत भी बताना चाहते थे कि किस तरीके से जो राजनीतिक सियासी परिवर्तन हो रहा है। तो ये बात तो साफ है, कहीं ना कहीं शरद और उद्धव गुट आपस में ही बहुत सही तालमेल रखा था, लेकिन उद्धव और शरद तक ही सीमित था। ये बात उद्धव के नेताओं तक नहीं पहुंची थी कि उद्धव की रणनीति क्या हो सकती, शायद वो सही से पहुंचा नहीं पाए अपने। तो देखना यही दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से जो हालात बने हुए हैं और जो आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला शिंदे गुट और साथ ही साथ शरद गुट के बीच भी। शरद पवार ने भी साफ ये कह दिया था कि शिंदे की सरकार बहुत जल्द गिर जाएगी और जब हालात बन रहे हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि दूसरा कैबिनेट विस्तार होगा तो क्या वहां पर कोई दोबारा सत्ता परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन उद्धव ठाकरे की बेबसी को सब भली भांति समझ सकते हैं कि वो अपने नेताओं तक अपनी दिल की बात नहीं पहुंचा सके कि उनके इरादे क्या थे महाविकास अघाड़ी सरकार बनाने को लेकर। लेकिन उन्होंने शरद के धोखे पर भी खुलकर बातचीत करते भी नजर नहीं आए, क्योंकि शरद पवार ने देखा जाए तो धोखा नहीं दिया था बल्कि उनको मुख्यमंत्री पद पर बैठाया था, शिवसैनिक को मुख्यमंत्री पद पर बैठाया था। तो ये बात साफ थी कि शरद ने उस समय उनकी मदद करी और उस समय शरद पवार ही उनके लिए सबसे मुख्य रूप से सामने आए थे। लेकिन अब बात करें किस तरीके से शरद पवार ने साफ कर दिया है कि राजनीति में ज्यादा सक्रिय नहीं रहेंगे लेकिन फैसले लेते नजर आएंगे फिर भी। लेकिन आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे किस तरीके से अपनी वापसी को लेकर क्या बड़े कदम उठाते हैं ये देखना दिलचस्प रहेगा। और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे शिंदे गुट को वापस बुलाने के लिए क्या कुछ शर्तें रखता है, क्योंकि बीएमसी चुनाव नजदीक है। और संजय राउत की बात करें तो 5 सितंबर को उनकी जेल से रिहाई को लेकर कुछ बड़ी अपडेट सामने आनी है कोर्ट के फैसले के जरिए। कोर्ट के फैसले पर भी शरद पवार कुछ नहीं बोले थे, इसी वजह से सभी आरोप लगाते नजर आए थे कि उद्धव का जब तक फायदा उठा रहे थे शरद तब तक फायदा उठा रहे थे। और अब आप हालात देख लीजिए कि शरद और उद्धव की मुलाकात कहाँ ज्यादा देखने को मिलती है। यही बड़ी वजह जिसकी वजह शिंदे गुट लगातार अपने तीखे तेवर शरद और उद्धव के खिलाफ दिखाता नजर आ रहा है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।